फ्रेंड्स, आपने यूट्यूब पे काफ़ी सारे टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स है या ट्रेडर्स है, ये लोग रैंडमली कोई भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताएंगे कि ये ट्रेंड लाइन है, ये ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं एंड ब्ला ब्ला। और काफ़ी सारे ट्रेडर्स ये भी बोलते हैं कि अगर प्राइस बार बार एक ही लेवल को सपोर्ट लेके बाउंस हो रही है तो उस सपोर्ट लेवल को डिमांड जोन बोल देते हैं, या प्राइस अगर किसी रेजिस्टेंस लेवल के यहाँ पे आके बार बार बाउंस करके फॉल बैक कर रही है तो उसको सप्लाई जोन बोल के डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये जितने भी ऐसे ट्रेडर्स होते हैं, एक तो वो आपको नहीं बता रहे हैं कि सप्लाई डिमांड एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करते हैं, या तो फिर उनको पता ही नहीं कि सप्लाई डिमांड मार्क करने की भी एक परफेक्ट टेक्निक होती है। मैं आज इस वीडियो में आपको एक प्रूवन टेक्निक बताऊंगा जिससे आप सप्लाई और डिमांड जोन मार्क कर सके। और सप्लाई डिमांड जोन मार्क करने की इस टेक्निक को अगर आप सीख गए तो ट्रस्ट मी, आपका जो रिस्क परसेंट है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा और आपके ट्रेड स्टॉप आउट होने के जो चांसेस है वो भी ड्रास्टिकली कम होंगे। सप्लाई एंड डिमांड एक ऐसी चीज है जो मार्केट का फाउंडेशन है, और ये फाउंडेशन ही अगर आपका वीक है तो आपके जो लॉसेस है ये बड़े बड़े ही होंगे और मैक्सिमम ट्रेड्स आपके स्टॉप आउट ही होंगे। देखो, कोई भी जो स्ट्रैटेजी होती है ये फुल प्रूफ नहीं होती। मार्केट आपका एसएल काटने के लिए ही बैठा है, लेकिन अगर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, सप्लाई एंड डिमांड प्रॉपरली मार्क करने की टेक्निक अगर पता है तो आपके जो स्टॉप आउट होने के जो नंबर्स है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है इसको अपग्रेड करना और रिफाइन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखना, क्योंकि लास्ट में मैंने 3 की पॉइंट्स बताए हैं जिससे आप ये सीख पाओगे कि कौन सा डिमांड जोन या सप्लाई जोन वीक होता है और कौन सा स्ट्रांग होता है। ट्रेंड और ट्रेंड लाइन करेक्टली मार्क करने की जो टेक्निक है वो मैं अगले वीडियो में डेफिनेटली कवर करूंगा, बट उससे पहले आपको ये सीखना जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई कैसे मार्क करना होता है। सप्लाई एंड डिमांड की जो थ्योरी है मैंने अपने एक वीडियो शेयर मार्केट बेसिक पार्ट 2 में कवर की थी। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो वीडियो आप जरूर चेक करना। इन शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि सप्लाई और डिमांड होता क्या है। सप्लाई एंड डिमांड ये दो ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ऐसे जोन्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही क्रूशियल बन जाता है ट्रेडिंग में। डिमांड जोन जो होते हैं नॉर्मली सपोर्ट के पास बनते हैं, और ये ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत ही स्ट्रांग होता है। और सप्लाई जोन्स इसके ऑपोजिट होता है, जहाँ पे सेलर्स का जो प्रेशर होता है बहुत स्ट्रांग होता है। और मैक्सिमम जो सप्लाई जोन्स होते हैं ये रेजिस्टेंस के पास ज्यादा बनते हैं। पहले ये जानते हैं कि सप्लाई डिमांड जोन मार्क कैसे करते हैं। देखो, कोई भी सप्लाई और डिमांड जोन मार्क करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली है ड्रॉप कैंडल, सेकंड है बेस कैंडल, और थर्ड है रैली कैंडल। जिनको बेसिक्स बिल्कुल भी नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं कि ड्रॉप, बेस और रैली कैंडल क्या होती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको डिमांड और सप्लाई जोन के 2 टाइप्स बताता हूं। सबसे पहला टाइप होता है रिवर्सल सप्लाई या डिमांड जोन, और सेकंड टाइप होता है कंटिन्यूएशन सप्लाई या डिमांड जोन। अब ये जो रिवर्सल जोन्स होते हैं, जब भी प्राइस एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आके रिवर्स करती है, उस रिवर्सल के यहाँ पे एक तो सप्लाई या डिमांड जोन बनता है, उसको रिवर्सल सप्लाई या रिवर्सल डिमांड जोन बोलते हैं। और अगर प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच रैली या फॉल करते करते जब भी जोन्स बनाते जाती है उसको कंटिन्यूएशन जोन बोलते हैं। ये मैं आपको चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एसबीआई के चार्ट पे जाते हैं। मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम चूज किया है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि फर्स्ट टाइप होता है रिवर्सल जोन। तो जो रिवर्सल डिमांड जोन होता है उसमें ड्रॉप, बेस और रैली को कैसे आइडेंटिफाई करे और उस जोन को कैसे मार्क करे, ये आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये एरिया में आपके लिए जूम करता हूँ। इस एरिया में सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ड्रॉप, बेस और रैली कैंडल कौन सी है। यहाँ पे प्राइस ने एक छोटा पुल बैक किया और पुल बैक के बाद प्राइस रिवर्स हो गई है। तो जब भी प्राइस ने रिवर्स किया है, यहाँ पे एक कैंडल बनी जिसको हम लोग बोलेंगे ड्रॉप कैंडल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोज है, ये क्लोज उसके प्रीवियस वाली जो कैंडल है, ये प्रीवियस कैंडल के जो लो है उसके नीचे क्लोज हुई है, इसलिए ये ड्रॉप कैंडल बनी। सेकेंड है बेस कैंडल। तो ये जो बीच वाली कैंडल है ये बेस कैंडल बनी। क्यों? क्योंकि इसका जो क्लोज है ये ड्रॉप कैंडल के हाई और लो के बीच में है, इसलिए इसको बेस कैंडल बोला गया है। एंड द थर्ड इज रैली कैंडल। तो रैली कैंडल, ये वाली जो
बड़ी ग्रीन कैंडल है ये हो गई रैली कैंडल। इसलिए रैली कैंडल बोलेंगे क्योंकि इसकी जो प्रीवियस कैंडल थी बेस कैंडल, उसका जो हाई था, इस हाई के ऊपर रैली कैंडल का क्लोज हुआ है, इसलिए उसको हम लोग रैली कैंडल बोलेंगे। अब ये जो जोन होता है, आपको डिमांड जोन कैसे मार्क करना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, जितनी भी बेस कैंडल्स होती है उसकी जो बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे 2-3 कैंडल है, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जैसे ये वाला जो जोन है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाली ग्रीन कैंडल और ये वाली ग्रीन कैंडल, ये दोनों बेस कैंडल है, क्योंकि जो प्रीवियस ड्रॉप कैंडल थी इसके बीच में, इसके हाई और लो के बीच में ये दोनों कैंडल का क्लोज है। और ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है, ये वाली कैंडल, इसका जो क्लोज हुआ है ये बेस के हाई से ऊपर हुआ है। ऐसे सिचुएशन में आप जब डिमांड जोन मार्क करोगे, रिवर्सल डिमांड जोन, तो आप दोनों या कोई भी, इस केस में 2 बेस कैंडल है, अगर 4 होती है, 5 होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, ऐसी बेस कैंडल आपको देखनी है जिसका क्लोज बाकी बेस कैंडल से ऊपर है। तो इस केस में अगर हम लोग देखेंगे, इस बेस का जो ये वाला जो बेस है, इसका क्लोज प्राइस है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखोगे 767.40, और उसके प्रीवियस वाले जो बेस है उसका क्लोजिंग भी 767.40 पे हुआ है। मान लो कि अगर ये जो डोजी कैंडल है इसका क्लोज इस कैंडल के ऊपर होता, तो हम लोग ये जो क्लोज है बेस कैंडल का, जो जिस बेस का क्लोज सबसे ऊपर है, वहां से लेके जो जोन का सबसे लो है, अब इस केस में, रिवर्सल केस में, जो ड्रॉप कैंडल है इसका लो सबसे नीचे है, वहां तक हमको एक जोन खींच लेना है, ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से बन गया ये डिमांड जोन। डिमांड जोन का जो लो होता है रिवर्सल डिमांड जोन में, हमेशा आपको याद रखना है कि जो ड्रॉप कैंडल है, बेस कैंडल है और जो रैली कैंडल है, इन तीनों में से सबसे जो लो है वो लो तक आपको लाइन ड्रॉ करना है। अब इस केस में क्या हुआ, जो ड्रॉप कैंडल थी उसको हम लोग लेगिंग कैंडल भी बोलते हैं, इस लेगिंग कैंडल का लो तीनों में से, बेस और रैली में से सबसे लो था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया है। इमेजिन कि ये बेस कैंडल का लो ड्रॉप कैंडल से नीचे होता, तो हम लोग वहां तक ये डिमांड जोन स्ट्रेच करके मार्क करते हैं। और इन केस अगर जो रैली कैंडल है, जिसको हम लोग लेग आउट कैंडल भी बोलते हैं, उसका लो अगर ड्रॉप कैंडल और बेस कैंडल से भी नीचे होता, तो उस सिचुएशन में हम लोग लेग आउट कैंडल, यानी जो रैली कैंडल है, उसका लो हम लोग कंसिडर करते थे मार्क करने के लिए। तो रिवर्सल डिमांड जोन मार्क करने का सबसे पहला रूल मैं आपको वापस बता देता हूँ। जितनी भी बेस कैंडल होती है ड्रॉप और रैली के बीच में, आपको ऐसी बेस कैंडल देखनी है जिसकी बॉडी बाकी बेस कैंडल से सबसे ऊपर क्लोज हुई है, वहां से हम लोग ड्रॉ करेंगे टिल द लो ऑफ दैट जोन। अब लो जो होता है, ये सेकंड रूल है कि अगर वो ड्रॉप कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल, तीनों में से जिसका सबसे लो है, वहां तक हम लोग उस जोन को ड्रॉ करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर हम लोग रिवर्सल सप्लाई जोन मार्क करेंगे, तो ये कैसे मार्क करना है मैं आपको बताता हूँ। इसी एग्जांपल में यहाँ पे आप देखोगे ये बड़ी ग्रीन कैंडल आपको दिखेगी, ये होगी हमारी लेगिंग कैंडल, यानी कि रैली कैंडल। अब जो रिवर्सल होता है सप्लाई जोन में, जो रैली होती है उसको हम लोग लेगिंग कैंडल बोलते हैं। उसके बाद एक बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल मैंने जैसे बताया कि प्रीवियस कैंडल के जो लो और हाई है इसके बीच में क्लोज हुई है। और थर्ड कैंडल बनी लेग आउट कैंडल, जिसका क्लोज प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे है। मतलब इस कैंडल का जो क्लोज आप देखोगे तो प्रीवियस वाला जो बेस कैंडल था इसके लो से नीचे क्लोज हुई है, इसलिए ये हो गई लेग आउट कैंडल या तो ड्रॉप कैंडल। अब ये जोन बन गया RBD, मतलब रैली बेस ड्रॉप। और ये जो जोन बन गया था हम लोग इसको बोलेंगे DBR, मतलब ड्रॉप बेस रैली। अब ये जो RBD जोन है, रिवर्सल सप्लाई जोन, रैली बेस ड्रॉप, तो ऐसा रिवर्सल सप्लाई जोन मार्क करने के लिए जितने भी बेस कैंडल होंगी, इस बेस कैंडल का सबसे नीचे वाली जो बॉडी है वो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। अब ये यहाँ पे एक ही बेस कैंडल है, तो इसकी जो बॉडी है नॉट लो या ओपन, अगर यहाँ पे रैली कैंडल होती तो उसका ओपन से हम लोग मार्क करते। यहाँ पे रेड कैंडल है, इसलिए हम लोग इस रेड कैंडल के क्लोज से लेके इस जोन का जो हाई है, वो हाई बेस का हो सकता है, लेगिंग का हो सकता है, मतलब रैली कैंडल का भी हो सकता है, या तो जो ड्रॉप कैंडल है मतलब लेग आउट कैंडल है इसका भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस बेस के क्लोज से लेके इस जोन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो था, जो हाई था, वहां तक हम लोगों ने सप्लाई जोन ड्रॉ किया है। अब ये हो गया रिवर्सल डिमांड एंड रिवर्सल सप्लाई जोन। वैसे ही कंटिन्यूएशन डिमांड जोन और कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन
कैसे मार्क करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल लेते हैं, ये जो रैली कैंडल है, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल, ये रैली कैंडल है। फिर ये 1 2 3 4 ये बेस कैंडल बनी और वापस एक रैली कैंडल बनी। कंटिन्यूएशन जोन में आपको रैली बेस रैली दिखेगी या तो, और जो सप्लाई जोन होगा कंटिन्यूएशन में उसको ड्रॉप बेस ड्रॉप बोलेंगे, DBD। तो कंटिन्यूएशन डिमांड जोन को मार्क करने के लिए जितने भी बेसेस है उसकी जो हाईएस्ट बॉडी है, नॉट हाई, हाईएस्ट बॉडी हम लोग कंसीडर करेंगे, वहां से लेके उस जोन का जो लो है। अब इस केस में जब कंटिन्यूएशन जोन आप मार्क करते हो तो कंटिन्यूएशन जोन में लेगिन जो होता है ये कभी हम लोग कंसीडर नहीं करते। हम लोग जब भी कंटिन्यूएशन जोन मार्क करते हैं तब हम लोग सिर्फ बेस और जो लेग आउट कैंडल होती है उसका लो या तो फिर जो बेस का लो है ये कंसीडर करेंगे। तो इस केस में जो बेस का लो है ये रैली कैंडल के नीचे है, तो इसलिए हम लोगों ने ये डिमांड जोन RBR मार्क किया है। कंटिन्यूएशन जोन में वापस बता देता हूँ, एक रैली कैंडल बनती है, फिर बेस कैंडल बनती है और वापस एक रैली कैंडल बनती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं। यहाँ पे तो आप देखोगे तो एक बड़ी ड्रॉप कैंडल बनी जिसको हम लोग लेगिन बोलेंगे, उसके बाद 2 बेस कैंडल बनी और उसके बाद वापस एक ड्रॉप कैंडल बनी। तो ये जो सप्लाई जोन बन गया ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये बना कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन। जो सप्लाई जोन मार्क करेंगे तो दोनों बेस का जो बॉडी है इसमें से सबसे लो बॉडी जो है जिस बेस का है वहां से हम लोग इस जोन का जो हाई है, एक्सक्लूडिंग लेगिन कैंडल हमको कंसीडर नहीं करना है हाई मार्क करते वक्त। हमको सिर्फ एक तो बेस या जो लेग आउट कैंडल है, जो ड्रॉप कैंडल है, इस सिचुएशन में इस दोनों में से जो हाई रहेगा वही हाई हम लोग कंसीडर करेंगे। अब इस केस में जो ये ड्रॉप कैंडल थी, इस ड्रॉप कैंडल का जो हाई था ये बेस कैंडल के हाई से नीचे था, इसलिए हम लोगों ने यहां से यहां तक जो हाई बना था यहां तक हम लोगों ने कंटिन्यूएशन सप्लाई जोन मार्क किया है। अब मैं आपको 3 ऐसे क्रूशियल पॉइंट बताता हूँ रिगार्डिंग डिमांड एंड सप्लाई जोन जिसको आपको कंसिडर करने हैं अगर आपको डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे ट्रेड लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस जोन की रिसेंसी का मतलब ये हो गया कि ऐसा डिमांड जोन या ऐसा सप्लाई जोन जो रिसेंट है। जोन की रिसेंसी क्या होती है ये मैं आपको डिमांड जोन का एक एग्जांपल देके बताता हूँ। यहाँ पे इस जोन पे अगर आप देखोगे तो रैली बेस रैली कैंडल बनी। अब रिसेंसी का मतलब ये हो गया कि ये डिमांड जोन जब प्राइस वापस यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आई तो टेस्ट करते करते ऊपर कोई भी ऑपोजिंग सप्लाई जोन नहीं बनना चाहिए। जब भी प्राइस ने यहाँ से इमीडिएट कैंडल से टेस्ट किया, डिमांड जोन को टेस्ट किया और फिर थोड़ा ऊपर जाके प्राइस ने फॉल किया और यहाँ पे RBD, यहाँ पे आप ये जो कैंडल देख रहे हो ये ड्रॉप कैंडल बनी, लेग आउट कैंडल बनी, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बना दिया। तो इसलिए अब ये जो जोन है ये अभी रिसेंट नहीं है क्योंकि ऑपोजिंग जो सप्लाई जोन है ये रिसेंट बन गया और जो डिमांड जोन है ये हिस्टोरिकल बन गया। तो ऐसे जोन को हम लोग नॉर्मली कंसिडर नहीं करते। अगर सप्लाई जोन या डिमांड जोन रिसेंट होता है और प्राइस वहाँ पे विदाउट फॉर्मिंग ऑपोजिट जोन प्राइस नीचे आती है और डिमांड जोन को या सप्लाई जोन को रिसेंट डिमांड या सप्लाई जोन को टेस्ट करती है, वहाँ से जो रैली होती है या ड्रॉप होता है वो सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया फ्रेशनेस ऑफ द जोन। RBR बनने के बाद मतलब ये डिमांड जोन बनने के बाद इमीडिएट जो कैंडल बनेगी, वेदर वो बेस कैंडल है या रैली कैंडल है, इस डिमांड जोन को टच नहीं करना चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो टेस्ट करके ऑपोजिंग सप्लाई जोन बना के वापस आती है, ऐसे डिमांड या सप्लाई जोन जिसमें प्राइस इमीडिएटली आके टेस्ट करके वापस चली जाती है और सेकेंड टाइम जब प्राइस वापस उसी जोन में आती है तो उसका जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाता है और वैसे जोन नॉर्मली काम नहीं करते। एंड द थर्ड की पॉइंट इज एनगल्फिंग जोन। अब ये जो एनगल्फिंग जोन होता है ये डिसाइड करता है कि वो सप्लाई या डिमांड जोन कितना स्ट्रांग है और कैसे रिएक्ट करेगा और वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनल बायर है या सेलर है वो कितने एक्टिव होंगे। तो इसके लिए आपको जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जोन ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट एनगल्फ किया है ऐसे जोन सबसे स्ट्रांग होते हैं और वहाँ से जो रिएक्शन होती है ये बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिलती है, प्रोवाइडेड वो रिसेंट भी रहे और उसकी फ्रेशनेस भी कायम रहे। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है,
सपोर्ट रेजिस्टेंस में वैसे डिटेल में अगले वाले वीडियो में डेफिनेटली कवर करूंगा, बट फॉर टाइम बीइंग मैं अज्यूम करता हूं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ और दूसरा यहाँ पे मैं सपोर्ट मार्क कर रहा हूँ। तो जब भी यहाँ पे डिमांड जोन बना, मैं इस डिमांड जोन को वापस मार्क करता हूँ DBR। तो जब भी ऐसा रिवर्सल डिमांड जोन बना, डिमांड जोन बनने के बाद जो रैली कैंडल बनी जिसको हम लोग लेगआउट कैंडल बोलते हैं, उस लेगआउट कैंडल या रैली कैंडल ने अगर ये जो रेजिस्टेंस है इसको एनगल्फ किया, एनगल्फ करना मतलब उस रेजिस्टेंस के ऊपर इस डिमांड जोन की रैली कैंडल ऊपर क्लोज हुई है, तो ऐसे जो जोन्स बनते हैं, डिमांड जोन या सप्लाई जोन ने सपोर्ट एनगल्फ करना चाहिए और डिमांड जोन ने रेजिस्टेंस एनगल्फ करना चाहिए। तो ऐसे जोन जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं और यहाँ से रिएक्शन बहुत ही क्विक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। अब यही पे आप देख सकते हो, ये भले ही डिमांड जोन रिसेंट नहीं था, जब प्राइस यहाँ पे आई, यहाँ पे सप्लाई जोन भले ही बनाया है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ थी, ये स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी क्योंकि इसने जो रेजिस्टेंस है ये एनगल्फ किया है, इसके ऊपर रैली कैंडल क्लोज हुई है। तो जब भी प्राइस यहाँ पे डिमांड जोन में आई, आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। वापस जब प्राइस नीचे आई, यहाँ पे RBR एक और जोन था, इस RBR जोन ने भी पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था ये इस कैंडल पे एनगल्फ किया है। इसलिए दोनों में अगर आप रिएक्शन देखोगे, प्राइस वापस आके एक बड़ी रैली की है। ये रैली अगर आप देखोगे तो सिर्फ ये 15 मिनट और ये 15 मिनट की जो कैंडल है, आधे घंटे में अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक 2.4% की रैली दो ही कैंडल ने दी है, ओनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दिस टू डिमांड जोन। यही चीज हम लोग सप्लाई जोन में भी देख सकते हैं। मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे प्राइस ने RBD सप्लाई जोन बनाया और ये जो सपोर्ट था, इस जोन में ये जो सपोर्ट था यहाँ पे एनगल्फ किया और यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनाया, उसने भी उसी सपोर्ट को यहाँ पे एनगल्फ किया। मतलब ये जो एक के ऊपर एक दोनों जो सप्लाई जोन बने, ये काफी स्ट्रांग बने। अब यहाँ पे जब प्राइस आई, यहाँ पे ऊपर वाले सप्लाई जोन में जाके, मतलब इस सप्लाई जोन के ट्रैप में जाके ऊपर से एक फॉल किया। सेकंड टाइम जब प्राइस ऊपर गई तो फर्स्ट टाइम ये सप्लाई जोन टेस्ट हो चुका था, इसलिए प्राइस ने बाउंस करके और ऊपर जाके क्लोज किया और वहां से एक वापस एक रिएक्शन हम लोगों को देखने को मिली है। तो आपको ये तीनों की पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक तो उस जोन की रिसेंसी पता होनी चाहिए, वो जोन रिसेंट होना चाहिए। सेकेंडली, प्राइस उस जोन में आने से पहले इमीडिएट कैंडल ने टेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताया था, टेस्ट किए बिना प्राइस वापस उसी जोन में आती है तो वहां से जो रिएक्शन मिलेगी, अगर उस जोन ने रेजिस्टेंस या सपोर्ट को एनगल्फ किया है तो वो बहुत ही आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी। आपको मैं दो और बोनस पॉइंट बता देता हूँ। जिस सप्लाई और डिमांड जोन में प्राइस बार बार आके टेस्ट करती है, ऐसे जोन वीक बन जाते हैं। ऐसे जोन पे ट्रस्ट करना बहुत ही रिस्की हो जाता है। मान लो कोई भी डिमांड जोन में प्राइस 2 या 3 बार आके वापस टच करके बाउंस करती है, नेक्स्ट टाइम थर्ड या फोर्थ टाइम जब भी प्राइस वापस उसी डिमांड जोन पे आएगी तो ये डिमांड जोन जो है ये वीक बन जाता है और ऐसे डिमांड जोन स्टॉप आउट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड सेकंड बोनस पॉइंट मैं बताता हूँ। मान लो आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपने 15 मिनट के चार्ट पे डिमांड और सप्लाई जोन मार्क किया, आपकी पोजीशन लॉन्ग है, आपने लॉन्ग ट्रेड लिया, तो आपने ये भी देखना चाहिए कि उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे, मतलब 15 मिनट के ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम है, 30 मिनट या 1 आवर, इस टाइम फ्रेम पे उसी लोकेशन पे, मतलब जो 15 मिनट का डिमांड जोन आपने मार्क किया है, तो उसी 15 मिनट के डिमांड जोन के लोकेशन में अगर आपका 30 मिनट या 1 आवर का टाइम फ्रेम का डिमांड जोन भी कोइंसाइड होता है, तो ऐसी जो डिमांड जोन होते हैं, 2 टाइम या 3 टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन एक ही जगह पे कोइंसाइड होते हैं, तो ऐसे जो डिमांड जोन होते हैं बहुत ही स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है। आप 15 मिनट का कोई डिमांड जोन आइडेंटिफाई करो, उसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाओ, 30 मिनट का अगर डिमांड जोन उसी 15 मिनट के डिमांड जोन की यहाँ पे दिखा तो वो भी मार्क करो, और 5 मिनट के चार्ट पे जाके अगर आपको कोई डिमांड जोन फ्रेश दिखता है तो वो भी मार्क करो। ये तीनों जोन मार्क करने के बाद जब भी आप ऑब्जर्व करोगे, प्राइस जब वहां पे आएगी तो वहां से
जो बाउंस बैक होगा, जो रिएक्शन होगी वो स्ट्रांग होगी। आई होप इस वीडियो में आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। सप्लाई और डिमांड जोन कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे मार्क करना है, कौन सा डिमांड और सप्लाई जोन स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किस में होती है, कौन सा सप्लाई और डिमांड जोन वीक होता है, ये भी मैंने आपको बताया विद 2 बोनस पॉइंट्स। ये आप प्रैक्टिस करो चार्ट पे और खुद ऑब्जर्व करो, बैक टेस्ट करो, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।